हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था आप लोगों का कि मैम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, ठीक है। एससीईआरटी मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं 6 to 12, ठीक है। हम लोग टीजीटी पीजीटी करके टीचर कहाँ बनेंगे? हम लोग यहीं तो बनेंगे कि 6 से 12 तक के बच्चों को, जो पीजीटी कर लेते हैं वो 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो टीजीटी कर लेते हैं वो कहाँ तक पढ़ाते हैं? 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी किए हो, ठीक। फिलहाल हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? होम साइंस है। लेकिन अगर आप जिस स्कूल में टीचर बनने जा रही हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो, अगर सरकारी ही, ठीक है, मतलब जो सरकार गवर्नमेंट विद्यालय है, वहीं अगर क्या हो, पीजीटी में कोई टीचर ना हो, ठीक है, पीजीटी मतलब 11th और 12th में कोई टीचर ना हो होम साइंस का, फिर आपको क्या कर दिया जाएगा? फिर आपकी जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे या होंगी, जो भी होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि मैडम आप होम साइंस की टीचर हैं तो आप इन दोनों को भी देख लीजिए, दोनों क्लास फिर क्या होगा, आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास, अगर आपका विद्यालय गवर्नमेंट तो है 10 तक, और 11th और 12th क्या है, ऐसे वित्त विहीन चलाई जा रही है, ठीक है, यानी प्राइवेट चलाई जा रही है, और यहाँ होम साइंस है, तो भी आपको हो सकता है कि प्रबंधक प्रेशर दे दें कि मैडम आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। और चाहो तो आप अपनी स्वेच्छा से भी पढ़ा सकती हो, भाई हमें अपनी नॉलेज डंप नहीं करना है ना, हम अपनी नॉलेज तो नहीं डंप करेंगे, पढ़ाते रहेंगे तो हम सीखते भी रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है फिर आप लोगों को, तो ये आप कभी भी मत सोच कर चलिएगा कि केवल हमें 9 और 10 वालों को ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मन में बनाकर हमेशा रखिए कि हम 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को होम साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतनी आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि होम साइंस के 11th और 12th के भी बच्चों को आप पढ़ा सकें, ठीक है। और ये तो अच्छी बात है अगर हम जिस विद्यालय में टीचर बनकर जाएं और वहाँ पे अगर 12 तक विद्यालय हो तो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं, लेकिन इसमें एक खासियत कह लीजिए, चाहे एक बुराई कह लीजिए, कि इसमें आंसर आप लोग को साथ में लगा मिलेगा। और ये बुक कौन सी है? तो ये अरिहंत की क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें दिया क्या है? आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बचत की, बजट की, ब्याज की, बैंक की। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बचत की, ठीक है। आय व्यय का संतुलन, आय मतलब कितना इनकम मेरे घर में हो रहा है, ठीक है। आप टीचर हो, आपकी सैलरी, पापा कुछ हैं उनकी सैलरी, भाई भी कुछ करते हैं उनकी सैलरी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो गई? अगर आपकी शादी हो गई है तो हस्बैंड भी आपके कुछ कर रहे हो, फिर आप भी कुछ कर रही हो, तो ये सारी क्या हो गई? यही इनकम हो गया, यही आय हो गया कि महीने में कौन कितना पैसा कहाँ से ला रहा है। हम रेंट पे मकान दिए, उससे कितना पैसा आ रहा है। हम दुकान दिए हैं, वो क्या, हमारी दुकान चल रही है, उससे कितना पैसा आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए? इनकम हो गए, यानी आय हो गया, ठीक है। और व्यय क्या हो गया कि कितने पैसे क्या हो गए? खर्च हो गए, ठीक है। क्या हो गया? कितना पैसा खर्च हो गया, यही क्या होता है? आय व्यय का संतुलन होता है। और ये कौन मेंटेन रखता है? जब हम बजट बनाते हैं तो, ठीक है। कब क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं। हमारी गवर्नमेंटें भी तो बजट बनाती हैं। हर फरवरी मंथ में क्या होता है? हर साल बजट पेश होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट प्रयुक्त होता है? तो आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा? मासिक बजट यानी मंथली बजट जो होता है वो क्या होता है? उपयुक्त होता है, ठीक है। बजट बनाने से पहले आवश्यक है क्या है? आय व्यय का पूर्वानुमान होना, आय पर नियंत्रण होना, व्यय पर नियंत्रण होना, ये सभी होना, ठीक। तो क्या होगा? आय व्यय का पूर्वानुमान होना। हम बजट बनाने जा रहे हूँ, अपने घर का एक लिस्ट तैयार करने जा रही हूँ मैं, कि महीने में इतना मैं इतना पैसा खर्च करूंगी और इतने में ये सामान मेरे पास हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगी? अपने आय व्यय का संतुलन, पहले पूर्वानुमान लगाऊं, अपने आय का पूर्वानुमान लगाऊंगी कि मेरे पास आय कितने, यानी इस महीने में कितना इनकम मेरे पास आएगा, ठीक है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय का नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, ये सभी तो क्या हो जाएगा? ये सब होना चाहिए। बजट बनाने का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। कौन सी बजट की प्रमुख मद नहीं है? तो भोजन है, शिक्षा है, फैशन और वस्त्र, मकान और वस्त्र है, फैशन और दुकान है, तो क्या नहीं होगा? फैशन और दुकान नहीं होगा। जिस बजट में अनुमानित आय
कम वो प्रस्तावित व्यय अधिक होता है उस बजट को क्या कहते हैं, मतलब क्या है, अनुमानित आय कम है, ठीक है, हम अनुमान लगाए अपने आय का तो वो कम है और प्रस्तावित व्यय जो है वो अधिक है। आय हम ये जान रहे हैं कि मेरे यहाँ मंथली 10,000 रुपये आएगा और व्यय कितना होने वाला है, 12,000 रुपये का बजट बना हुआ है, तो ऐसे बजट को क्या कहेंगे, घाटे का बजट कहते हैं। बजट कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, घाटे का बजट, ठीक है, घाटे का बजट, और क्या है, संतुलित बजट, क्या है, संतुलित बजट, और क्या है, बचत का बजट, ठीक है। इस तरीके से बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है, तो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे मानते हैं, बचत के बजट को ही मानते हैं, ठीक है। हमेशा क्या है, सेविंग हमारे अंदर होनी चाहिए। 10 रुपए कमा रहे हैं, 8 रुपए खर्च करो, क्या हुआ, 2 रुपए फिर भी हम सेविंग में ले जा रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है, तो आय व्यय में संतुलन के लिए, व्यय पर नियंत्रण के लिए, आकस्मिक व्यय के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या करें, आंसर छिपा दें क्या तब आप लोगों को दे लगाने के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम आंसर को आप छुपा दीजिए, हम लोग अनुमान लगा लेंगे, फिर आप बोला करिएगा, ठीक है। जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, आय व्यय में संतुलन के लिए हम मासिक बजट तैयार करते हैं, ठीक है। बजट उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है, परिवार की कुल आय का, परिवार की कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, परिवार की कुल बचत का, ठीक है। ये प्रश्न तो मुझे सारे लर्न है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये चीजें हो गई हैं कि ये सारी चीजें मुझे लर्न है, ठीक है। बाकी किसी किताब से देखते हैं तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर देखने पड़ते हैं, लेकिन ये सारे जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे, जो बुक अरिहंत हो गया और ये राजीव पब्लिकेशन हो गया, डिसेंट हो गया, इन सारे के क्वेश्चन मुझे लर्न होते हैं, ठीक। तो आदर्श बजट माना जाता है, तो आदर्श बजट क्या है, संतुलित बजट। देखिए 3 प्रकार है ना, घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, यही 3 प्रकार होते हैं बजट के, ठीक है। लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो एंजिल ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय इस मद पर होता है, किस पे, भोजन, वस्त्र, भोजन, आवास, ईंधन, तो किस पे होगा, भोजन पे, ठीक है। क्या कहते हैं एंजल, क्या कहती हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती रहती है भोजन पे होने वाला खर्च प्रतिशत घटता जाता है, भोजन पे होने वाला खर्च क्या होता है, घटता जाता है। ये कौन कहता है, ये एंजिल महोदय कहती हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, अति लघुत्तरी हो गया, तो अति लघुत्तरी आप लोग नहीं पढ़ेंगी ना, अति लघुत्तरी स्किप कर दे रहे हैं। फिर दूसरा देखिए यहाँ क्या है, पारिवारिक बजट के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए बजट की मुख्य मदें कौन कौन सी हैं, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है, मनोरंजन एवं बचत है, ठीक। अगर आप लोग कहेंगे तो अति लघुत्तरी कराएंगे, नहीं तो हमें तो नहीं लगता है कराना चाहिए, ठीक। अगर विस्तार से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकती हैं। अब यहाँ से क्या है, 2nd चैप्टर हो गया, जो बैंक वगैरह चीजें आ जाती हैं। गृहिणी द्वारा परिवार की आय और व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कुशल संचालन द्वारा अधिक धन व्यय करके, हमारा होम साइंस कभी भी अधिक चीज को बढ़ावा नहीं देता है। कम शक्ति, कम ऊर्जा, कम धन, कम संसाधन में जो चीजें हम बेस्ट से बेस्ट कर लेते हैं, हमारा होम साइंस क्या है, इसी पे हम लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, इसी के लिए हम लोग को प्रेरित करता है, ठीक है। तो जहाँ पे अधिक आ गया ये क्वेश्चन आप सीधे क्या करेंगे, कट कर देंगे और ये कभी आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, कुशल संचालन से हम अपने सूझबूझ से क्या करते हैं, आय व्यय के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। नकद धनराशि होती है, प्रत्यक्ष आय जो होता है क्या है, नकद धनराशि होता है। नकद मतलब जैसे आप कोई काम किए, बदले में हम आपको कैश दे रहे हैं, ये क्या है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट दे रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, हमको डायरेक्ट दे दिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष आय जो होती है वो क्या है, नकद धनराशि होती है। राष्ट्रीय, इधर से कट रहा, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, तो डाक खाने की योजना है। कौन सी योजना है, राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा होगा, निश्चित आय, पारिवारिक स्वरूप, रहन सहन का स्तर, बी और सी दोनों। तो बी और सी क्या है, परिवार का स्वरूप हमारे कैसा है, परिवार मेरा छोटा है, बड़ा है, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं या मेरे फैमिली में 10 लोग हैं, ये प्रभावित करता है। और रहन सहन का स्तर जो है ये भी परिवार को क्या करता है, परिवार के व्यय को प्रभावित करता है, कि हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी से मतलब रहते हैं, खाते पीते खर्च करते हैं, या बहुत कंजूसी में क्या है अपनी लाइफ बिता रहे हैं, ठीक है।
बचत करना आवश्यक होता है। इस तरीके से अगर हम चाहें ना तो आंसर ऐसे छुपा सकते हैं, ठीक है। बचत करना आवश्यक होता है अथवा बचत का मुख्य प्रयोजन है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकटकालीन संरक्षण के लिए। तो बचत आवश्यक कब होगा? इनमें से क्या सबसे बेस्ट होगा बताइए? भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकटकालीन संरक्षण के लिए। तो सबसे मेन आंसर क्या था? भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, कंजूसी करना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। तो क्या होगा? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, ठीक है। ऊपर करते ही आंसर मुझे दिख जा रहा। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर में दे देना। इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन कौन पड़ोसियों के घर अपना पैसा दे आता है, ठीक। तो इसमें से आंसर क्या होगा? बैंक में जमा करना, ठीक है। हम धनराशि कहाँ मेरी सुरक्षित रहेगी? या तो बैंक में, या तो कहाँ? डाक खाने में, ठीक है। किसान विकास पत्र योजना किसकी है? बैंक की है। जीवन बीमा यानी LIC की है। डाक खाने की है। इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र किसकी योजना है? तो जीवन बीमा यानी LIC की है। किसकी है? LIC की है, ठीक। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है 60 वर्ष के उपरांत, 60 वर्ष से पहले, 51 वर्ष में, 21 वर्ष के बाद। तो कब खोला जाएगा? वरिष्ठ नागरिक कब माना जाता है? 60+ के बाद क्या होता है? वरिष्ठ माना जाता है। तो 60 के उपरांत क्या होगा? वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा, ठीक है। खाता खोलने के लिए कम से कम कितने रुपए की धनराशि से खाता खोला जाता है? तो मिनिमम क्या है? 500 रुपीज से खाता खोला जाता है। अब तो आ गया है ना कि मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये होना चाहिए। अगर आप महानगर में रहते हो तो आपको क्या है? 2000 रुपये मिनिमम आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा या चार्ज काटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग आने वाला चेक कौन सा होता है? तो यात्रा आ गया और यहाँ ट्रैवलर आ गया। तो ट्रैवलर्स चेक क्या होगा? यात्रा के दौरान प्रयोग करते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? ट्रैवलर चेक, या और कौन सा चेक हो गया? रेखांकित चेक, बियरर चेक, ठीक है। ये सब क्या है? ये चेक के प्रकार होते हैं, ठीक है। किसी शुभ अवसर पे, हाँ देखिए ये भी उपहार चेक, क्रॉस चेक, ठीक है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा कहलाता है? तो शुभ अवसर पे हम कौन सा चेक देंगे? उपहार चेक देते हैं। प्रश्न बनता है कि उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? तो 11 रुपए न्यूनतम धनराशि होती है। इससे कम की कोई धनराशि नहीं होती है। 11 रुपए की बात आप जो भी दे दो, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, ठीक है। ये क्या है? मैक्सिमम चाहे जितना भी हो सकता है, 10,000, 50,000, 1,00,000, 51,000, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्या होगा? कम से कम 11 रुपए ही होता है, ठीक है। संचयिका जमा खाता किसके लिए होता है? तो संचयिका जमा खाता वृद्धों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, श्रमिकों के लिए। तो किसके लिए होगा? स्कूली बच्चों के लिए संचयिका जमा खाता खोला जाता है। खाता धारक, अब आराम से खोलेंगे ऐसे ही। खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है चालू खाते में, बचत खाते में, सावधि जमा खाते में, संचयी खाते में। तो सेवा शुल्क हम किस में देते हैं? जो चालू खाता होता है उसमें क्या होता है? सेवा शुल्क दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बैंक क्या है? बैंक एक बनिए की दुकान है, ठीक है। सरल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो बैंक क्या है? एक बनिए की दुकान है, ठीक है। वो क्या है? वो अपनी खाता बही तैयार किया है जो आपको पासबुक के तौर पे देता है, ठीक है। और आपका पूरा हिसाब किताब उसी पासबुक में होती है। फिर वो क्या करता है? जैसे आप बचत खाता खोले हो तो बचत खाते में क्या है? आपको कुछ क्या है? इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। कुछ ब्याज निर्धारित होता है, 2% ब्याज है, 2.9% ब्याज है। ऐसे क्या होता है? वो आपको ब्याज देता है, ठीक है। अगर आप उसमें पैसा जमा करती हैं, 1000 रुपए जमा कर रही हैं, तो उसमें क्या होगा? कुछ 100-200 रुपए आपको इस तरीके से करके ब्याज मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर चालू खाता आपका है तो चालू खाता पहली बात तो खोलते कौन है? चालू खाता व्यापारी वर्ग के लोग खोलते हैं, ठीक है। व्यापारी वर्ग के लोग
जिनका बिजनेस चलता है उनका क्या होता है, चालू खाता खोला जाता है। चालू खाते में बैंक क्या करती है, आपको कोई भी ब्याज नहीं देती है, नो इंटरेस्ट। बदले में आपसे क्या करती है, पैसा ले लेती है। ठीक है, आपके अकाउंट से हर महीने पैसा कटता रहता है। और इसमें क्या है, चालू खाते का नियम क्या है, चालू खाते का नियम ये है कि आप दिन भर में जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा निकाल सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी 5 लाख रुपए लेकर आए, 10 बजे जमा कर दिए। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ी, फिर मैं 12 बजे आके वो 10 लाख रुपए अपना निकाल ले जाऊंगी, फिर शाम को मेरे पास हुआ मैं 5 लाख रुपए जमा कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब बैंक क्या है, बैंक एक बनिए की दुकान है, इनकी टोपी इनके सिर रखने वाली दुकान है। ठीक है, मेरी टोपी लिया फिर आपके सिर रख दिया। अगर मेरा चालू खाता नहीं है, मेरा बचत खाता है, ठीक है, सेविंग। आप लोग थोड़ा सा समय दे दीजिए, मत सोचिए कितना बोल रही हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होगा कि जैसे हमारा बचत खाता है, ठीक, हम ले गए पैसा जमा किए, सेविंग अकाउंट है, और वहां हम 5 लाख रुपए जमा किए। हमारे पीछे आप लाइन में खड़ी हो, आप 2 लाख रुपए का चेक लेकर के बैठी हैं कि हमें 2 लाख रुपए लेना है। ठीक है, आपके खाते में मैंने जमा किया ना, आपने भी जमा किया होगा आपके अकाउंट में, तो आप अपना पैसा लेने आई हैं। लेकिन वो आपका पैसा क्या है, आपका है नहीं। आपने जैसे जमा किया वो किसी और को दे दिया। ऐसे जैसे मैंने 5 लाख रुपए जमा किया, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल करके तुरंत आपको मेरे सामने ही दे दिया। ठीक, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्यों, क्योंकि मैंने तो पैसा जमा कर दिया। मैं जब आऊंगी तो मुझे पैसा उसे देना ही देना होगा। ठीक है, तो ये बैंक और ये जो चालू खाते वाले होते हैं, अगर ये 10 लाख रुपए जमा करके जा रहे हैं, सुबह अगर रात को 8 बजे अगर जमा करके गए, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, क्योंकि 8 बजे तो बैंक खुले, लेकिन एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वो रात को 8 बजे भी 10 लाख रुपए जमा करके जा रहे हैं, फिर भी बैंक उनका पैसा क्या करेगा, किसी और को नहीं देगा। ठीक है, अगर उसके पीछे आप जा रही हैं लेने, तो पैसा नहीं होगा तो मना कर देगा कि कैश नहीं है, लेकिन उसका पैसा आपको नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो कभी भी आएगा और वो अपना पैसा ले जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए सिरदर्द है। ठीक है, तो इसीलिए चालू खाते किसके होते हैं, व्यापारियों के होते हैं। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। अब इसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है उसका, तो जो बीमा धारक के आश्रित होते हैं उनकी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आश्रित मतलब जैसे आप नौकरी कर रही हैं और आपके छोटे भाई बहन हो, आपके माँ बाप हों, ठीक है, तो क्या है, वो आप पे आश्रित होंगे। ठीक, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पे आश्रित होंगे। इसी तरीके से हमारे माँ बाप होते हैं, वो नौकरी कर रहे होते हैं, उन पे आश्रित कौन होते हैं, उनके बीवी बच्चे, यानी हम और हमारी माता जी क्या है, उन पे आश्रित हैं। ये लोग आश्रित कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो बीमा धारक के आश्रित होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, धन मुहैया कराता है। ठीक, अब यहाँ से क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, अगर यहाँ कोर्स में ये प्रश्न दिया है तो 110% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपके टीजीटी और पीजीटी में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टीजीटी पीजीटी गवर्न ही होते हैं इन्हीं सारे बुक से। ठीक है, ये जो भी 9th और 10th के बुक होते हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और आप लोग जब पढ़ती होंगी, और अब तो मैं डेली यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को लाऊंगी हर चैप्टर से, तो आप लोग देखिएगा कि कितना प्रतिशत, 88% प्रश्न जो हैं सब 9th और 6 से लेकर के 12 तक के बुक से ही बनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, आज जो क्वेश्चन मेरे 2021 में गलत हुए थे, आज वो सारे क्वेश्चन जब मैं यहाँ देखती हूँ ना, तो ये लगता है बताओ क्लास 6 की बुक से क्वेश्चन है, मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये जब आप लोग टीचर बन के आओगी तो कहोगे कि हाँ मैम झूठ कह रही थी कि सही कह रही थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 जून 2015 को शुरू हुआ था। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्राप्त होता है, तो पेंशन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पेंशन प्राप्त होता है। वेतन किसको मिलता है, जो मानसिक रूप से श्रम करते हैं, जैसे ऑफिस में नौकरी हो गया, टीचर की नौकरी हो गया, डॉक्टर की नौकरी हो गया, इनको क्या मिलती है, इनको वेतन मिलती है। क्या मिलती है, वेतन मिलती है। बोनस किसको मिलता है, बोनस जैसे दिवाली के अवसर पे हर किसी को क्या है, चाहे प्राइवेट किसी ऑफिस में काम कर रहे हों या सरकारी नौकरी कर रहे हों, सबको बोनस मिलता है। ठीक है, हम लोग को साल में एक बार भी, हम लोग को भी एक बार साल में बोनस मिलता है। दीपावली के समय में बोनस सबको मिलता है। ग्रेचुइटी क्या होती है, ठीक है, अब यहीं आप लोग को कुछ शब्द बताते चलें। ग्रेचुइटी क्या होती है, कोई बताएगा, ग्रेचुइटी क्या है, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक, और मैं 62 साल में रिटायर हो जाऊंगी, ठीक, फिर जो मुझे
एक मुश्त धनराशि मिलेगी, 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, 10 लाख मिले, जो ये एक मुश्त धनराशि होती है। आप लोग भी सुने होंगे, अरे उनके पिताजी रिटायर बहुत पैसा लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो एक मुश्त धनराशि मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेचुइटी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, रॉयल्टी किसको कहते हैं, रॉयल्टी किसे मिलती है, रॉयल्टी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकती हैं रॉयल्टी किसे मिलती है, जो लेखक पुस्तक लिखते हैं और उसके बदले उन्हें धन मुहैया कराई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। और मजदूरी किसे कहते हैं, मजदूरी किसे मिलती है, जो लोग शारीरिक रूप से श्रम करते हैं उन्हें क्या होता है, मजदूरी मिलती है। यानी जैसे लेबर हो गया, मजदूर हो गया, ये सब क्या है, इनको मजदूरी मिलती है, ठीक। आई थिंक ये लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाता है, यानी सेवा से जो निवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त मतलब सेवा खत्म हो चुकी है, ठीक है, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, उनको वो धन क्या कहलाएगा, तो भविष्य निधि का धन कहलाएगा, ठीक है। यानी उनके भविष्य के लिए क्या है, निधि यानी धन है, ठीक है। निधि का मतलब ही धन होता है, ठीक है। तो उनके भविष्य के लिए दिया जाने वाला धन क्या कहलाएगा, भविष्य निधि कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यूटीआई यानी यूटीआई यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या हो गया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1900 ये भी नहीं, 1964 ईस्वी में क्या होगा, इसकी स्थापना हुई है। और 1964 कहाँ है, यहाँ है, मुझे हर ऑप्शन ही 1964 दिख रहा था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। निम्न में से कौन सी योजना यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारिवारिक एवं बचत के विनियोग के क्षेत्र में चलाई जा रही है, तो मास्टर शेयर, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, निम्न में से कोई नहीं, तो क्या होगा, मास्टर शेयर है, ठीक। अब यहाँ से लघु उत्तरी हो गया, तो लघु उत्तरी तो आप लोग पढ़ो, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। आय के साधन कितने प्रकार के होते, तो 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष आय और एक अप्रत्यक्ष आय। एक डायरेक्ट इनकम हो गई, एक इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है। पारिवारिक आय के कितने प्रमुख स्रोत होते हैं, तो पारिवारिक आय के प्रमुख स्रोत 4 होते हैं, वेतन, व्यवसाय, मजदूरी, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग से प्राप्त आय, ठीक है। अब यहाँ से छोड़ दीजिए, आप लोग ना पढ़िए, अगर कहेंगी आप लोग तो मैं लघु उत्तरी प्रश्न भी लाया करूंगी। अब यहाँ से क्या है, तीसरा चैप्टर शुरू होता है, क्या है, घर की सफाई के परिणाम स्वरूप क्या होगा, घर आकर्षक लगता है, घर सफाई हो जाएगी तो अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, आकर्षक लगता है, इसको नहीं स्किप कर पाएंगे। गृह व्यवस्था बनी रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये सभी, तो क्या होगा, ये सभी, ठीक है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पे क्या सुंदर तो दिखता है, आकर्षक तो लगता है, ये लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, ठीक है। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व दैनिक सफाई का होता है। सफाई कितने प्रकार की होती है, सफाई 4 प्रकार की होती है, दैनिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, ठीक है। दैनिक सफाई में क्या आ गया, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है, जो घरेलू काम है, क्या हो गया, जो पर डे हो रहा है, ये घरेलू के अंतर्गत आए, दैनिक के अंतर्गत आएगा। साप्ताहिक में क्या होगा, साप्ताहिक में जैसे हम अपने बिस्तर का बेडशीट वगैरह धुल दिए, सोफा वगैरह पोछ दिए, ये सारे वर्क किस में आएंगे, साप्ताहिक में आएंगे, यानी वीकली आएगी। और मंथली कौन सी सफाई के अंतर्गत आएगी, मंथली क्या हो गया, घर का जाला उतारना, मसाले सुखाना, अचार को धूप दिखाना, ये सारी चीजें क्या हो गए, ये मासिक सफाई के अंतर्गत आ गया। वार्षिक सफाई के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो वार्षिक सफाई के अंतर्गत जैसे दिवाली वगैरह में हम लोग घर बढ़िया से पूरा साफ सफाई करवाते हैं, सारा सामान निकाल करके साफ करते हैं, घर की पुताई वगैरह होती है, ये क्या है, वार्षिक सफाई के अंतर्गत आएगा। और एक और भी सफाई होती है जो यहाँ नहीं दिया है, वो आकस्मिक सफाई होती है, ठीक है। यानी आकस्मिक सफाई में क्या आएगा, आकस्मिक सफाई में जैसे किसी का बर्थडे हो गया, किसी की शादी ब्याह हो गया, ये सब क्या है, आकस्मिक सफाई है, ठीक। दैनिक सफाई होनी चाहिए सादे पानी से, खारे पानी से, फिनाइल से, एसिड से, यानी पोछा वगैरह हम लोग लगाते हैं तो क्या फिनाइल डालकर नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार के अंतर्गत घर की मरम्मत करना आता है, तो घर की मरम्मत कब होती है, वार्षिक सफाई में, यानी होली वगैरह में, दीपावली वगैरह में बहुत अच्छे से घर की क्या होती है, सफाई हो जाती है। कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती है, तो पूर्व निर्धारित कौन नहीं होगी, दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, आकस्मिक। आकस्मिक क्या है, पूर्व में निर्धारित नहीं है, ये अचानक ही होती है, ठीक है।
घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन है तो झाड़ू है, ब्रश है, पोछा है, ये सभी हैं। ठीक है। घर की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण क्या है? तो वैक्यूम क्लीनर है, गीजर है, ओवन है, ये सभी है। तो क्या होगा? वैक्यूम क्लीनर होगा। ठीक है। गीजर किस काम आता है? तो पानी गर्म करने के काम आता है। ओवन क्या होता है? तो खाना बनाने के काम आता है। ठीक है। ये सब बच्चों में दिया हुआ है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बर्तन की सफाई करने में वैक्यूम क्लीनर प्रयोग होता है, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, या घर की सफाई के लिए। तो आप कहोगे मैम घर की सफाई के लिए क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग हम करते हैं। खास करके जो मोटे मोटे कालीन वगैरह होते हैं, सोफे होते हैं, जो गद्दे होते हैं, इन सब में क्या होती है? वैक्यूम क्लीनर से सफाई की जाती है। किस ये प्रश्न पूछता हम लोग के टीजीटी में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, टीजीटी पीजीटी में, कि वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे? चूसड़ सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। किस पे? चूसड़ सिद्धांत पे कार्य करता है। स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए। अब इस हिसाब से आप लोग क्या समझेंगे कि पीतल, स्टील, जो भी तांबा होता है, चांदी, सबके बर्तन को धोने के लिए इसमें पूरा विस्तार से दिया गया है। ठीक है। तो स्टील के बर्तन को धोने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो विम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए अब यहाँ से हो गया। लौह धातु से बनी वस्तु को कैसे साफ करेंगे? तो रॉक से, विम पाउडर से, डेटॉल से, इनमें से कोई नहीं। तो हम किससे साफ करेंगे? राख से लौह धातु की बनी वस्तु को साफ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या है? कौन सा प्रश्न है? पीतल के फूलदान की सफाई। देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना आ गया। पहले स्टील आया, फिर लोहा आया, फिर पीतल आ गया। ठीक है। पीतल के फूलदान की सफाई किससे की जाती है? तो राख से की जाती है। ठीक है। यहाँ गलत दे रहा है। ठीक है। किससे होगी? ब्रासों से होगी। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक। हम पूरा विस्तार से बच्चों को पढ़ाई। ये क्वेश्चन क्या है? इसीलिए अरिहंत की बुक क्या है ना, हम बच्चों को प्रेफरेंस नहीं करते हैं पढ़ने के लिए। हम किससे पढ़ाते? हम राजीव से ही पढ़ाते हैं। इसमें गलती के चांस बहुत होते हैं। तो क्या है? यहाँ ब्रासो होगा। ठीक है। पीतल के फूलदान की सफाई किससे होती है? तो ब्रासों से होती है। घर की सफाई करने के बाद कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो हमें कूड़ेदान में कूड़ा डालना चाहिए। अब यहाँ आप लोग आ जाइए, कुछ आप लोग को डस्टबिन के बारे में बता दें। डस्टबिन कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक हरे कलर की डस्टबिन होती है, एक नीले कलर की डस्टबिन होती है, और एक लाल कलर की डस्टबिन होती है। ठीक है। इन सब में कौन कौन से कूड़े डाले जाते हैं? अब तो सबके घर पे कूड़े वाली गाड़ी जाती है, गाना बजता है, कूड़ा वाला आया घर से कूड़ा निकाल। ठीक है। तो हरे में क्या डालेंगे? सूखा कूड़ा। ठीक है। क्या डालेंगे? सूखा कूड़ा। नीले में क्या नहीं सॉरी, हरे में गीला कूड़ा। ठीक है। क्या? हरे में गीला कूड़ा, नीले में सूखा कूड़ा, और हरे में क्या है? गीला कूड़ा। और लाल में क्या डालते हैं? मेडिकल वेस्ट डालते हैं। जैसे अस्पताल वगैरह में अक्सर आपको क्या दिखेगा? रेड कलर का ये डस्टबिन दिखता है। उसमें जो भी हो गया, सुई हो गया, इंजेक्शन हो गया, उन सब के जो दवा वाली शीशी आती है, पट्टी हो गई। ठीक है। प्लास्टर किसी का कटा हो, सारे जो भी वेस्ट पदार्थ निकलते हैं वो क्या है? रेड में पड़ते हैं। ठीक। कूड़ा करकट नष्ट करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है? जलाकर, मतलब ऐसे पूछ रहा, अगर सबसे बेस्ट पूछे ना तो खाद बनाना सबसे बेस्ट होता। हर समय आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसे सामूहिक रूप से पूछ दे तो जला करके, खाद बनाकर, छाट कर, उसका प्रयोग करके, ये सभी करके। छाट कर का मतलब क्या हो गया? जैसे हम कूड़ा को रख लिए, ठीक है, प्लास्टिक अलग कर दिए, कागज अलग कर दिए, लकड़ी अलग कर दिए, कुछ उसमें से अच्छी चीजें हुई निकाल लिए। ठीक है। इस तरीके से करके हम छाट करके वो उसका प्रयोग करते हैं। नाली की सफाई करने के लिए प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। तो फिनाइल हमें प्रतिदिन नाली में डालना चाहिए ताकि नाली की बदबू क्या हो? कम हो या खत्म होने लगे धीरे धीरे। ठीक। मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बेगान का प्रयोग क्या करते हैं? मक्खियों को भगाने के लिए करते हैं। कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए? ठीक है। तो कैसा कूड़ा डालेंगे? गीला सूखा दोनों, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी हो जाएगा, यानी गीला हो गया, सूखा हो गया, सबके लिए अलग अलग डस्टबिन बना ही है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? सारे कूड़े डस्टबिन में डालने चाहिए। पानी की टंकियां समय समय पर साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या होगा? पानी बचेगा, स्वच्छ घर मच्छरों से सुरक्षित रहेंगे, घर सुंदर लगेगा, ये सभी। तो क्या होगा? घर मच्छरों से सुरक्षित रहेगा। ठीक है। घर को मच्छर मक्खी रहित रखने के लिए क्या करना चाहिए? आसपास गंदगी ना होने दें, सफाई रखें। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए एवं बी दोनों होगा। अब क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। ठीक। अब यहाँ से हम आगे, कौन सा चैप्टर? 4th चैप्टर है ना ये। घर की सजावट का क्या अर्थ है? तो घर के सजावट क्या होगा? पर्दा लगाना, चित्रों
से घर को सजाना, फूलों से घर को सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना। तो क्या होगा, घर की सजावट का अर्थ है कि घर को सुव्यवस्थित रखो, चाहे आप पर्दे लगा दो, चाहे आप चित्र लगा दो, चाहे आप फूल लगा दो, ठीक है। आप कुछ भी करो, कुछ भी ना ही करो तो भी घर को क्या करो, व्यवस्थित करो, वही हमारा घर क्या होगा, सजा संवरा दिखेगा, ठीक है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, क्या है, अभिरुचि और सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, अधिक क्या है, नौकर। तो क्या होगा, अधिक नौकर तो कहीं से सही नहीं है। अधिक कीमती साधन, कीमती साधन तो हमारे यहाँ कीमती साधन का कोई वही नहीं है, कम से कम। अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक चीजों पे हमारा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा, बेस्ट आंसर अभिरुचि एवं सौंदर्य बोध क्या होता है, उत्तम गृह सज्जा अनिवार्य होती है, ठीक है। सजावट के पूर्व किसका होना आवश्यक है, अथवा घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, सफाई है, मूल्यवान कीमत कालीन है, दुर्लभ कलाकृतियां हैं और विदेशी फर्नीचर है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी मूल्यवान चीजों को नहीं प्रेफरेंस किया जाता है। विदेशी फर्नीचर ये भी महंगा ही होगा, दुर्लभ कलाकृतियां ये भी महंगी होंगी। तो सबसे अधिक आवश्यक क्या है, सफाई है। अच्छा एक बात बताइए, अगर घर साफ ना हो, हम बहुत ही महंगी विदेशी फर्नीचर ही ले आ दें, बहुत बढ़िया एकदम कालीन ले आ दें, तो उसका क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा। निम्न में से कौन सी घर की सजावट के लिए उपयोगिता है, यानी उपयोगी है। तो घर में अनुशासन, मानसिक दृष्टिकोण, सुव्यवस्था का प्रदर्शन, ये सभी। तो घर के सजावट की उपयोगिता क्या होगी, ये सभी होगा, ठीक है। निम्न में से गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत क्या है, सुंदरता का सिद्धांत, बचत का सिद्धांत, एंजिल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, आप लोग बताइए, इनमें से क्या होगा, सुंदरता का सिद्धांत। भाई घर सजाने की बात आ रही है तो सुंदरता की ही बात आएगी, ठीक है। गृह सज्जा के लिए आवश्यक तत्व है, तो गृह सज्जा के लिए आवश्यक तत्व क्या है, उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी होगा, ठीक। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो घर की सजावट के लिए किसका उपयोग करेंगे, ईंट का, बालू का, फूलदान का, पत्थर का। तो किसका प्रयोग करते हैं, फ्लावर पॉट का प्रयोग करते हैं। घर की सजावट में वस्तुओं का क्रम स्थान किस नियम में देखा जाता है, तालमेल का भाव, संतुलन का भाव, कलात्मक भाव, ये सभी। तो किस में देखेंगे, कलात्मक भाव में देखेंगे। घरेलू फर्नीचर होना चाहिए सस्ता, उपयोगी, महंगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, उपयोगी होना चाहिए, चाहे वह सस्ता हो चाहे महंगा हो। अच्छा मान लो हम बहुत महंगा वो ला लिए, कुछ सामान ले लिए, ठीक है, मेरे किसी भी उपयोग का नहीं। ऐसे हम लोग बहुत सामान ले लेते हैं, आप लोग को शायद पता होगा। हम लोग खरीदने जाते हैं कोई भी सामान, मार्केट जाते हैं, ये भी अच्छा लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, हम लोग लालच बस ले तो लेते हैं, बट घर में उनका कोई भी कहीं उपयोग नहीं होता, ठीक। फिर घर पे आओ, थोड़े दिन बीत जाता तो अफसोस होता, अरे झूठे पैसा बर्बाद कर दी, किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें उपयोग में हो जाए, भले ही 2 रुपए का हो अगर उसका हम अच्छे से उपयोग कर लिए तो वो पैसा क्या हुआ, हम लोग कहते हैं ना, हमारा पैसा तर गया, ठीक है। तो ये क्या है, तो उपयोगी चीजें होंगी, जो क्या होंगी, बहुत ही मतलब क्या होंगी, घरेलू फर्नीचर होना चाहिए, कैसा, उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा फर्नीचर का प्रकार नहीं है, बेंत से निर्मित फर्नीचर, रैक्सीन युक्त फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर। तो इस बुक में दे रहा है स्टील का फर्नीचर नहीं प्रकार है, लेकिन गलत दे रहा है, ठीक है। ये चारों प्रकार है फर्नीचर के। देखिए फर्नीचर दिया इन सब के बुक में, 10th वाले बुक में दिया है कि फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्नीचर लकड़ी के भी होते हैं, बेंत के भी होते हैं, और ये रेक्सीन क्या है ये हम नहीं जान रहे, शायद रेक्सीन का भी होता है, याद नहीं आ रहा है। लकड़ी के फर्नीचर हो गए, प्लास्टिक के फर्नीचर हो गए, और स्टील का फर्नीचर हम आप लोग को याद दिला रहे हैं। जब हम लोग अस्पताल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या होती, स्टील की चेयरें लगी होती हैं, इस तरीके से कहीं में 3-3 4-4 नहीं जुड़ा होता है, तो क्या है, स्टील का फर्नीचर नहीं बना है ना। इसलिए इस किताब में ये आंसर क्या है, गलत है, और इसीलिए अरिहंत के बुक को हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें चीजें क्या हैं, गलत गलत चीजें दी हुई रहती हैं, ठीक। लकड़ी का फर्नीचर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ना किताब देने स्कूलों में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हर साल बुक दे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बुकों का क्या होता है, ढेर लग जाता है, ठीक। कोई कभी आया, कोई कभी आया, कुछ किताब हम भी खरीदते रहते हैं, तो इस तरीके से किताबों के ढेर लग जाते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं किस किताब में से पढ़ा दें, लेकिन अरिहंत की बुक तो हम किसी को भी नहीं कहेंगे कि आप लेकर के पढ़ो। हाँ, अगर लो तो अपनी आंखें खोल कर पढ़ो, बिल्कुल उसके ट्रिक मारने की सी किया सी चले गए, किया ये चले गए, ठीक, ये बिल्कुल नहीं करना है।
लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिरके का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? सिरके का प्रयोग करेंगे। घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्मी और वायु को रोका जाता है। ठीक, घर का अंदर का वातावरण शांत हो जाता है। बिल्कुल सही। प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है। और आप लोगों को 2-4 उद्देश्य बता दे रहे हैं घर में पर्दा लगाने के। घर में पर्दा लगाना क्या है? हमारे घर की कमियों को छुपाता है। अगर मान लो ये मेरी विंडो है, ठीक है, और यहाँ क्या है, मेरे यहाँ विंडो लगी ही ना हो, ठीक है, क्या है, यहाँ विंडो लगी ही ना हो, केवल नेट लगा हो, ठीक है, कि मच्छर वगैरह ना आए, मक्खी ना आए, कोई कीड़े मकोड़े ना आए, इसके लिए हमने नेट लगवा रखा है। ठीक है, और ऊपर से क्या हुआ, यहाँ हमने बढ़िया पूरा ऐसे मस्त पर्दा लगा रखा है। ठीक है, फिर क्या हो गया, यहाँ ऐसे मैंने करके पर्दा लगा दिया है। आप मेरे घर आ रही हो, ठीक है, और आप क्या समझोगी पीछे कि मैम क्या खिड़की नहीं होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैम की खिड़की पे खिड़की ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पर्दा मेरे घर की कमी को छुपा लिया। ठीक है, तो घर की कमियों को छुपाता है, पार्टीशन का कार्य करता है। अगर दो जैसे ऑफिस वगैरह होता है ना, तो क्या होता है, अस्पताल ही हो गया, देख लीजिए, पर्दा क्या हो गया, ऐसे बीच में पर्दा लग गया, इधर इधर एक पार्ट हो गया, इधर एक पार्ट हो गया, तो पर्दा क्या करता है, विभाजित का कार्य करता है, यानी पार्टीशन का कार्य करता है। पर्दा क्या होता है, धूल गर्दे से बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से तमाम पर्दे की बहुत सी विशेषताएं दी हुई है 9th और 10th की बुक में। ठीक है, दरी व कालीन उपयोगी होते हैं, हल्के रंग के, गहरे रंग के, सफेद रंग के, पीले रंग के। तो कैसे उपयोगी होंगे? गहरे कलर के क्या होते हैं, दरी और कालीन। आप लोग देखते हो हमेशा मैरून कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का ही क्या होता है, ये सारे कालीन वगैरह बिछाए जाते हैं। ठीक है, कमरे में चित्र सजाने के लिए कमरे की शोभा बढ़ानी चाहिए। चित्र सजाने से कमरे की शोभा बढ़ती है, तो क्या होगा, चित्र लगाते समय आकार का ध्यान रखना चाहिए। चित्र उचित स्थान पर लगाने से और एक दीवार पर लगाने से उपरोक्त सभी, तो क्या होगा, चित्र उचित स्थान पर लगाना चाहिए। एक आपका ये आपके पास कमरा हो, ये नहीं कि पूरी दीवारें जहां मन किया वहां, ऐसे गांव में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, जहां मन किया वहीं, जहां जगह कोने में मिला वहीं लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो आजकल खूब बढ़िया से आते हैं, पहले एक यूं ऐसे लगा दो, फिर एक ऐसे लगा दो, फिर एक ऐसे लगा दो। ठीक है, अब तमाम तरीके के खूब बढ़िया डेकोरेटेड ऐसे सेट ही आते हैं। ठीक है, अब क्या है, निम्न में से कौन सी घर सजावट की वस्तु नहीं है? तो फूलदान, चित्र, हथौड़ा, कालीन। तो क्या नहीं होगा, हथौड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हथौड़ा नहीं होगा। हथौड़ा कोई घर सजाने की चीज है क्या? फूलदान से भी घर सजता है, चित्र लगा दे वो भी सजेगा, कालीन बिछा दे तो भी क्या होगा, घर। और सुन लीजिए, पर्दे, कालीन, दरी, ये जो भी चीजें हो गई, हमें कैसे खरीदने चाहिए? तो घर में अपने पेंट के हिसाब से हम मैच कराते हुए, जैसे पर्दा हो, अगर लाइट कलर का पर्दा हो तो डार्क कलर की कालीन लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैच करके भी हमें खरीदना पड़ता है सामान। गृह सज्जा की शैली है, तो क्या है, देशी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, ये सभी, तो क्या होगा, ये सभी होगा। ठीक है, शयन कक्ष कैसा होना चाहिए? गंदा बिल्कुल नहीं, बड़ा कोई जरूरत नहीं है बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, छोटा साफ होना चाहिए। ठीक है, बड़ा छोटा तो फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर गंदगी हो तो हम एडजस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन है। अब इधर क्या है, गृह सज्जा के, अच्छा नहीं, यहाँ क्या हो गया, यहाँ से फिर यहाँ देखिए, यहाँ फर्नीचर के प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए फर्नीचर के प्रकार। आप लोग कुछ ऐसे विस्तार में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए फर्नीचर के प्रकार में क्या दिया, लकड़ी से निर्मित फर्नीचर, धातु, लोहा व एल्यूमिनियम से निर्मित फर्नीचर, बेंत से निर्मित फर्नीचर, बेंत से निर्मित, प्लास्टिक से निर्मित फर्नीचर, सनमाइका युक्त फर्नीचर, गद्देदार अथवा रेक्सीन युक्त, यानी रेक्सीन भी होता है। तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम से निर्मित। तो क्या दिया था, स्टील दिया था क्या? इसके मतलब ये बुक सही है, एक बार देख लें कहाँ गया, इसमें क्या दिया था, फर्नीचर का प्रकार नहीं है, तो क्या स्टील, सॉरी क्या है, ये बुक सही है। यहाँ पे देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, स्टील नहीं। ठीक है, स्टील के जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, आज जो हमने कहा ना कि अस्पताल में लगे होते हैं, वो स्टील ना हो करके वो क्या होते हैं, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम भी कैसा होता है, एल्यूमिनियम भी स्टील की तरह ही दिखता है ना,
एल्युमिनियम कैसा होता है, आप लोग एक बार देख कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या कि मैम सही है, स्टील वाला आप जो बताई थी वो गलत है और ये एल्युमिनियम वाला ही सही होगा। ठीक है, ऐसे किसी भी बुक को इतनी आसानी से गलत नहीं बोल देना चाहिए। ठीक है, तो क्या है इसमें गलती है, पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए एकदम सीधे सीधे गलत किया था। ठीक है, इसमें गलती है इस चीज़ को, चूंकि हम बहुत पढ़े हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं हमेशा, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गलत थी। ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर्दे लगाने का उद्देश्य क्या है। पर्दे बाहरी धूप धूल वायु ताप को नियंत्रित करते हैं, गृहवासियों को एकांतता प्रदान करते हैं और गृह सज्जा में भी वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ना पढ़ा करके नेक्स्ट चैप्टर देखे, है कोई? हाँ है तो अभी। ठीक, अब यहाँ आ गया हमारे कौन सा चैप्टर हो गया, यहाँ से पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपके पास। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का कितना भाग जल होता है, तो 3/4 भाग क्या होता है, जल होता है। यानी कितना प्रतिशत, 71% भाग जल है ना, 71% भाग जल है और 29% भाग क्या है, स्थल है। ठीक है, इतने ही भाग में हम लोग रहते हैं, बाकी 71% भाग क्या है, जल है। हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है, तो 70 से 75% भाग क्या होता है, जल होता है। ठीक है, क्या होता है, जल होता है। जल क्या है, जल एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, ये सभी। तो जल क्या है, जल एक यौगिक है। और वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, क्या है, वायु एक मिश्रण है। इसके पिछले वीडियो में मैंने वायु का संगठन करा दिया है कि वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, और क्या है हीलियम, नियान, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं। तो ऑक्सीजन कितना होगा 21%, नाइट्रोजन होगा 78%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 0.03%, कितना इनहेल करते हैं 21%, निकालते कितना 16%। ठीक है, और 78% इसको लेते हैं, 78 ही बाहर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं बट निकालते 4% हैं। ठीक है, इसके जो पिछला वीडियो ना देखा हो जाकर के कमेंट बॉक्स में उस पर लिखा, प्ले स्टोर में लिखा है कौन सा टॉपिक है और आप उसको पढ़ सकते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिले हैं तो क्या बना है, जल बना है। और जल क्या है, जल एक यौगिक है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, मनुष्यों को प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है, तो मनुष्यों को प्रतिदिन 5 लीटर जल पीना चाहिए। जल का परिभाषा क्या है, तो जल कैसा होता है, पारदर्शी होता है। जल और कैसा होगा, सुगंध टेस्ट रहित होगा। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगी, यानी सुगंध रहित होगा। और कोई क्या होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। और क्या होगा, कलरलेस होगा। हाँ, कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना, टेस्ट देखिए स्मेललेस होगा, कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, और क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, यानी आर पार दिखाई देगा। अगर इस गिलास में हम पानी भर रहे हों तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो गिलास की तली हमें दिखेगी। ठीक है, ये जल के क्या होते हैं, विशेषताओं में आते हैं। ठीक है, H2O का तात्पर्य क्या है, तो H2O का तात्पर्य हो गया पानी हो गया। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है, नियमित रहता है, न बढ़ता है न घटता है। ठीक है, क्या होगा, नियमित रहता है। ठीक है, जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत क्या है, स्थिर स्रोत मतलब कि जो पानी बहे ना, रुक करके रहे, तो तालाब का पानी स्थिर होता है। इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे तालाब में रहने वाली मछलियां क्या होती हैं, अक्सर मरती रहती हैं। क्यों, क्योंकि उनका पानी स्थिर है और उनके में ऑक्सीजन क्या है, वो घुलित ऑक्सीजन से अपने अंदर सांस लेती है ना। मछलियां पानी में ही सांस लेती हैं क्योंकि वो पानी से बाहर तो आती नहीं है। तो क्या होगा, ऐसे ही पानी के ऊपर तैर कर आती हैं और सांस लेती, फिर नीचे चली जाती, फिर ऊपर आती सांस लेती, फिर नीचे चली जाती, फिर ऊपर आती सांस लेती, फिर नीचे चली जाती हैं। ये क्या है, इस तरीके से मछलियां सांस लेती हैं। और मछलियां कैसे लेती हैं, मछलियों को कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन होता है, उससे मछलियों को क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो जो तालाब का पानी हो गया, ये तालाब का पानी क्या होता है, ये स्थिर रहता है, ये बहता नहीं है। बाकी नदियां हो गई, झरना हो गया, इन सब के पानी क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, बहते रहते हैं। कुआं भी स्थिर जल में आएगा। मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झीलें होती हैं तो उन्हें कृत्रिम झील कहते हैं, मानव निर्मित झीलें कहते हैं, मैन मेड झीलें कहते हैं। ठीक है, झील के पानी को पीना चाहिए उबाल कर, छान कर, बिना छाने ऐसे ही। तो कैसे, उबाल कर यानी बॉयल करके हमें पीना चाहिए। कुओं की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 30 से 40 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है,
30 से 40 मीटर तक होती है, सॉरी किस कुएं की होगी, तो मतलब गहरा कुआं होगा और इतनी ही होनी भी चाहिए, ठीक है। कुएं के प्रकार कौन कौन है, तो पाताल तोड़ कुआं, उथले कुआं, सभी कुआं, गहरे कुआं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सब कुएं के प्रकार है, बस सभी छोड़ करके, ठीक। किस प्रकार का कुआं सबसे अच्छा माना जाता है, तो गहरा और पक्का कुआं, ठीक है। अंदर पक्का हो, उसका चबूतरा पक्का हो, यानी कहीं से भी धूल मिट्टी उड़ करके उसमें ना जा पाए। अब यहाँ क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो जाता है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न क्या हम लोग देख लें, चलो ये पानी वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छा नहीं, यहाँ बचा हुआ, ठीक है। पाताल तोड़ कुआं बनाने में प्रयुक्त होता है, तो क्या होगा, डायनामाइट होता है, ठीक है। कुएं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का, गंधक का पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, यही लाल दवा होता है, ठीक है। इसी का क्या नाम है, लाल दवा होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। संक्रामक रोग ना फैले इसके लिए पानी में मिलाई जाती, देखिए यहाँ क्या हो गया, लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाई जाती है। अब यहाँ देख लीजिए, जल संगठन एवं रासायनिक सूत्र क्या है। जल एक यौगिक है जिसका गठन दो तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सर्वप्रथम जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य इंग्लैंड के वैज्ञानिक कैवेंडिश ने किया था। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल में हाइड्रोजन के दो अणु तथा ऑक्सीजन का एक भाग विद्यमान रहता है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इतने से प्रश्न से हमको कम से कम 10 प्रश्न के उत्तर मिल गए। इसलिए अगर आप लोग कहोगे तो मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, जैसे बीमारी वाला हो गया, जल वाला हो गया, इन सारे चैप्टर को मैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न भी करा दूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैम आपको ये चीजें करानी ही करानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, शरीर में से विजातीय तत्वों को जल किस रूपों में निकालता है, यानी शरीर में जो हमारे मुक्त मूलक घूमते हैं, फ्री रेडिकल्स घूमते हैं, उनको शरीर क्या है, पानी क्या है, शरीर से बाहर पानी ही तो निकालता है। जैसे यूरिन के माध्यम से हो गया, पसीने यानी स्वेट के माध्यम से हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ये जल ही तो निकाल रहा है। तो कैसे निकालेगा, जल शरीर के विजातीय तत्वों को मल मूत्र तथा पसीने के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। कैसे निकालेगा, पसीने के माध्यम से। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, उथला कुआं, गहरा कुआं, पाताल तोड़ कुआं और एक आर्टिजन कुआं भी होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, प्राकृतिक जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वर्षा है, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, झील है, झरने हैं और क्या है, स्रोत है। सोते नहीं है, क्या है, स्रोत है। स्रोत जानते हो आप लोग, कहीं कहीं होता है ना कि जमीन ऐसे फोड़ करके ऐसे क्या होता है, पानी निकलते रहते हैं, उसे ही स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ से चीजें खत्म हो गई। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, गृह विज्ञान का क्षेत्र, यानी गृह विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ से होता है, ये देख लीजिए। गृह विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ कहाँ आएगा, नंबर 1 से हम लोग देखते हैं, गृह प्रबंध एवं गृह कला, आहार एवं पोषण विज्ञान, गृह वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, हम लोग यही सब अध्ययन करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हमारे क्या है, ये सारे ब्रांच के हम लोग अध्ययन करते हैं। शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, जीवाणु विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, मातृकला एवं शिशु कला, गृह गणित, इस चैप्टर में यहाँ गृह गणित भी एक चैप्टर दिया हुआ 9th-10th में, ठीक है, 9th में 10th में दिया है। बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध, ये क्या है, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गृह विज्ञान एक रोजगार परक विषय के रूप में, हमने कहा आप लोग को ये दे दें, ये चीजें अच्छी हैं, ठीक है। क्या है, गृह विज्ञान के अध्ययन के पश्चात लड़कियां, स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आप लोग सोचते होंगे ना कि हम गृह विज्ञान हमारे घर वाले पढ़ा दिए, हम पढ़ लिए, इससे क्या करेंगे, तो देखो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक। पहले क्या है, अन्य व्यवसायों में जाओगे, लेखिका तथा पत्रकार के रूप में, रेडियो एवं टीवी कलाकार के रूप में, ड्रेस डिजाइनर के रूप में, आंतरिक सज्जाकार के रूप में यानी इंटीरियर डिजाइनर के रूप में, ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती के रूप में, कर्मी के रूप में, शिक्षिका के रूप में, अनुसंधान सहायिका के रूप में, डाइटिशियन के रूप में। अस्पताल में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ डाइटिशियन बैठे होते हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं और वहाँ पे वो सबको बताते हैं, अगर शुगर का पेशेंट है उनका डाइट चार्ट अलग देते हैं, मतलब इस तरीके से, हार्ट का पेशेंट है तो अलग। तो ये क्या है, ये डाइटिशियन के रूप में आप हो सकती हैं। फिर क्या है, नर्सरी स्कूल में संचालिका के रूप में भी आप कार्य कर सकती हैं। फिर बाल शिक्षा के क्षेत्र में आप जा सकती हैं, ठीक है, या आप इतने क्षेत्र में जाकर के नौकरी कर सकती हैं। अब ये यहाँ से चीजें क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप लोग को कुछ और करा दें, कहीं से कुछ और क्वेश्चन उठा लें।
एक दिन आप लोगों को पढ़ा रहे थे विटामिन, ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट फैट पढ़ा चुके थे, प्रोटीन, तो उसमें विटामिन बचा हुआ था, लेकिन इसको किसी और वीडियो में तो करा ही चुके, लेकिन फिर भी हमने सोचा लाओ थोड़ा सा और करा दे और अच्छे से याद हो जाएगा। क्या है? विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों का सही क्रम क्या है? तो आंखों में होने वाले परिवर्तन का सही क्रम क्या होगा? रतौंधी होगी पहले, फिर बाइटट स्पॉट होगा यानी धब्बा होगा। इसको पूछा जाता है किस कलर का होता है, तो व्हाइट कलर का होगा। आकार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। फिर फोटोफोबिया हो गया। फोटोफोबिया का मतलब जानते हैं? फोबिया मतलब डर पैदा होना, फोबिया का मतलब क्या है? डर पैदा होना, और फोटो मतलब लाइट से, ठीक है। तो जब लाइट से डर लगे तो उसे क्या कहते हैं? फोटोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोफोबिया कहते हैं। फिर क्या है? जीरोप्थेल्मिया, कैरेटोमलेसिया। सबसे लास्ट में क्या होगा? कैरेटोमलेसिया, ठीक है। क्या होगा? कैरेटोमलेसिया। सबसे लास्ट में कैरेटोमलेसिया होता है, ठीक। 2018 में, ये तो छोड़ दीजिए, क्या है, पुराना हो गया है। अब यहाँ ड्यूडेनम में, और थोड़ा सा, ठीक, ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है तो विटामिन डी द्वारा। ये ड्यूडेनम कौन आ गया? आप लोगों को याद है किसके घर डीजेआई आते हैं? छोटी के घर क्या होता है? डीजेआई आते हैं। कौन आते हैं? डीजेआई आते हैं। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी कौन हो गई? तो छोटी आंत हो गई भाई। और कौन हो गया? ठीक है, कौन हो गया? छोटी आंत हो गया। छोटी आंत को क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसका पार्ट कौन कौन सा हो गया? डीजेआई हो गया, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, यही इसका क्रम भी है, ठीक है। कहीं कोई गलत नहीं है। अगर एक ट्रिक आप ये याद करते हो, फॉलो करते हो, तो आपका ये मान लो छोटी आंत तैयार है। और छोटी आंत से इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि छोटी आंत के पार्ट कितने हैं। तो 3 पार्ट हैं। कौन कौन? डी, जे, आई। बस आपको इतने याद करना है। क्या है? डी, जे, आई। बाकी तो सब लिखा रहेगा। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। किसके घर आ गए? छोटी के घर आ गए, ठीक है। तो इसका पाचन कहाँ होगा? डेडुनम में होता है, ठीक है। और कैल्शियम है तो कैल्शियम का बेस्ट फ्रेंड विटामिन डी होता है, और क्या होता है? फास्फोरस होता है, ठीक है। वह भोजन, और सुन लीजिए, कैल्शियम के फॉर्मेशन में, विटामिन अवशोषण में विटामिन सी भी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। अगर आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हो, दूध, दही, प्रोटीन, ठीक है, आप ले रहे हो, और अगर आप धूप में नहीं रह रहे हैं, विटामिन डी युक्त चीज नहीं खा रहे हैं, विटामिन सी नहीं आपको मिल रहा है, तो आपका कैल्शियम कभी भी आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, कभी भी अवशोषित नहीं होगा, हमेशा स्टूल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर चला जाएगा। वह भोजन जिसमें विटामिन ए बहुतायत पाया जाता है, तो गाजर इसमें दिया है, लेकिन मैं आप लोग को और चीजें बता रही हूँ। गाजर हो गया, पपीता हो गया, गाजर, पपीता, कद्दू, ये सारी चीजें, आम हो गया, जितने भी पीले कलर के फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, सब में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक। वह विटामिन जिसकी कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस कौन से विटामिन के परिणाम स्वरूप होगा? तो विटामिन डी की अगर कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, जहाँ ऑस्टियो शब्द जुड़ा हो वहाँ आप क्या समझेंगे? वहाँ तुरंत आपको हड्डी समझ लेनी है कि अस्थि में विकार होगा, तभी ऑस्टियो शब्द आया है, और आप तुरंत ट्रिक मार के सही करके चली आएंगे। तो कि ऑस्टियोपोरोसिस किससे होगा? हड्डी से संबंधित है। और हड्डी के लिए कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स आते हैं? तो विटामिन में विटामिन डी आ जाएगा, और मिनरल्स में क्या आ जाएगा? कैल्शियम आ जाएगा, एंड फास्फोरस आ जाएगा, ठीक है। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पिजन चेस्ट होता है, बो लेग्स होता है, रिकेटरी रोजरी होती है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है। ये तमाम बीमारी जो भी होते हैं किससे होते हैं? विटामिन डी के कमी से होते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। तो अब तो आप लोग अगर मेरी वीडियो 4-5 वीडियो अगर लगातार देख लिए होंगे, तो विटामिन से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता होगा तो आप गलत नहीं करते होंगे, इतना मैं मानती हूँ, ठीक है।
विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो रतौंधी है, बाइटेट स्पॉट है, केराटोमलेसिया है, जीरोप्थेल्मिया है। ये सारी बीमारी किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले ये सारे कॉजेज हैं या डिजीज हैं, ठीक है। घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी को क्या कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। इसको एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसको नाविकों का रोग कहते हैं। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं सब में क्या होता है? विटामिन सी अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन हो नींबू हो, आंवला हो, चकोतरा हो, सारे चीजें हो तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको दोगे? आंवले को आप क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। एक विटामिन सी युक्त ऐसा फल आंवला होता है, अगर जिसको आप जला करके राख कर दो तो उसके राख में भी विटामिन सी क्या होता है? अवेलेबल होता है। ये अपवाद है। ऐसे आप लोग सुने होंगे क्या होता है कि विटामिन सी गर्म करो तो नष्ट हो जाता है, पानी में धुलो तो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसलिए विटामिन सी को ताप संवेदी विटामिन कहते हैं, ठीक है। रक्तस्रावी विरोधी विटामिन कौन सा है? तो रक्तस्रावी विरोधी विटामिन विटामिन के होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है क्या आज देखो मैं ही भूल गई, क्या नाम है? मुझे नहीं याद आएगा क्या? विटामिन के का रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन, शायद यही। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आज तो मुझे भूल गया। विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है? तो केराटोमलेशिया है, रतौंधी है, जीरोप्थेल्मिया है, बाइटेट स्पॉट है। ये सारे क्या हैं? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। B2 का क्या है? राइबोफ्लोविन है। B3 का क्या है? नियासिन है। B5 का क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल है। B6 का क्या है? पैरोडॉक्सिन है। B9 का क्या है? फोलिक एसिड है। B12 का क्या है? साइनोकोबालामीन है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल है। विटामिन के का क्या नाम है? फिल्लोक्विनोन है, ठीक है। ये सारे नाम ऐसे आपको भी जबान पे लर्न होना चाहिए अगर मुझसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। विटामिन डी का वह प्रकार जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो विटामिन D4 नहीं पाया जाता है। एक सेकंड आप लोग का समय लल्लू मैं आप लोग, मैं कम्युनिटी बॉक्स पे जो भी क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग भाग लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए मैम आप कैसा पढ़ा रही हैं, आपका कंटेंट कैसा है, कौन सा क्वेश्चन आप मुझे ले आइए, किससे पढ़ना आप लोग को अच्छा लग रहा है, कौन से बुक से, आप ये चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग होता है तो नियासिन की कमी से होता है। FMN एवं FAD ऐसे कोएंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लेविन से। अब राइबोफ्लेविन क्या हो गया? तो विटामिन B2 हो गया, ठीक है। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है तो वह क्या है? विटामिन सी होता है। इसको ताप संवेदी विटामिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन इसे कहते हैं। पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है तो विटामिन सी करता है, ठीक है। किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, तीनों विटामिन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण कौन सा है? तो सबसे पहला लक्षण रतौंधी होगा, ठीक है। फिर क्या है? मानव शरीर में संश्लेषण होता है तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ठीक है। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया है? तो विटामिन शब्द का आविष्कार फंक महोदय ने किया है। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? कैश्मीर फंक होता है, ठीक है। वह विटामिन जो बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, यानी बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं। वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ई को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। परनीशियस एनीमिया किस बीमारी एक बीमारी है जो होती है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। और अगर कोई पूछ दे कि ये बताओ आप कौन से विटामिन में
कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट नामक धातु किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? साइनोकोबालामीन। और यही कोबाला है, ठीक है, क्या है? यही कोबाला ही क्या है? कोबाल्ट है, ठीक है। खाद्य किण्वन के दौरान यानी खाद्य फॉर्मेशन के क्या होता है, इसको क्या कहते हैं भाई? हमें तो मौके से कोई चीज़ें याद ही नहीं आता है। क्या है? खाद्य किण्वन के दौरान क्या होता है? कौन सा पोषक तत्व तो अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो विटामिन B ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? जब खाद्य में यानी क्या होता है? फर्मेंटेशन विधि होता है। देखिए अब आ गया, ठीक है। जब फर्मेंटेशन विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उस दौरान क्या होता है? विटामिन B ग्रुप होता है, क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, अधिक बढ़ोतरी में हो जाता है। और पैदा क्या हो जाता है? जैसे मान लो विटामिन B तो था, फिर वो बढ़ गया, अगर 2 था तो 4 हो गया, ठीक। एग्जाम्पल के लिए 2 था तो 4 हो गया, 4 था तो 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। लेकिन विटामिन C तो कहीं था ही नहीं, वो बाहर से आ गया, ठीक है, वो था ही नहीं, यानी फर्मेंट हो गया, यानी जन्म ले लिया, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो किसका निर्माण हो जाता है? विटामिन C का, ठीक है। पर बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो थायमीन, अब ये थायमीन क्या है? तो विटामिन B है, ठीक है। विटामिन C का उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला, यानी सभी खट्टे फल क्या होते हैं? विटामिन C के उत्तम साधन होते हैं। वह भोज्य पदार्थ जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है तो क्या है? शार्क लीवर ऑयल, ठीक है, यानी शार्क मछली के जो लीवर में ऑयल पाया जाता है वह क्या होता है? रेटिनॉल की मात्रा उसमें अधिक होती है। रेटिनॉल यानी इसमें विटामिन A की मात्रा अधिक होती है। एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक रोधी है, तो क्या है? विटामिन A। तो हमने इसमें आप लोग को तीनों बता रखा है, विटामिन A हो गया, C हो गया, E हो गया, ये तीनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। यानी क्या है? देखो लास्ट में ये भी सोचा कि अब तो सब पढ़ा लें, अब मैं कहाँ चलूँ। लास्ट में ये भी सोचा कि अब तो मैम का क्लास खत्म हो गया, ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग के क्लास में आजकल पर डे किसी न किसी वजह से ये हो जा रहा है, ठीक। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या है? विटामिन A है, C है और क्या है? E है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसे ही टेक्स्ट सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को क्या करें? शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब लोग पढ़ते रहें, ठीक है। सब कहीं भी कोई भी काम करें, थोड़ा सा समय निकाल के अपने पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आप अगर अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी तो जो कल आपकी इज्जत नहीं करता था ना, वो आज आपकी वैल्यू करने लगेगा, ठीक है। हम महिलाएं हैं, अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई हम लोग के लिए आगे नहीं आएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।